बाब 2। यूनिवर्सिटी से आकर थकावट की वजह से वो बेड पर लेटते ही सो गई। तकरीबन 1 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने बेड की साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और फेसबुक ओपन करने के बाद उसकी नज़र एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ी। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी लड़के की तरफ से भेजी गई थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तकरीबन 2 मिनट बाद उसे मोबाइल की स्क्रीन पर हाई के साथ एक स्माइली का टेक्स्ट शो हुआ जो उसी की तरफ से भेजा गया था जिसकी अभी 2 मिनट पहले उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। यस, उसने जवाबन कहा। हाउ आर यू? जवाब फ़ौरन से आया। आई एम फाइन, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद एंड यू? लाहौर। जवाब मुख्तसर था। आई लाइक द पीपल ऑफ लाहौर वेरी मच। माया ने जवाबन कुछ नहीं कहा। वो मोबाइल ऑफ करके साइड टेबल पर रखकर बाथरूम चली गई। ये क्या कर रही हो? वो अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर फेंक रही थी कि सिद्रा कमरे में दाखिल हुई और उसने चौंक कर उसे पूछा। कपड़े निकाल रही हूँ। वो अभी भी कपड़े निकालने में मसरूफ़ थी। वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन क्यों निकाल रही हो? मुझे अब इनकी ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब ज़रूरत नहीं है? ये तो तुम्हारा पसंदीदा ड्रेस है। उसने उनमें से एक ड्रेस निकालकर उसे याद दहानी कराई। और ये भी। अब उसने दूसरा लिबास पकड़ कर कहा, और ये पैंट तो तुम्हारी फेवरेट है, और ये शर्ट भी। हाँ लेकिन अब ये मुझे पसंद नहीं। वो अब उसकी तरफ मतवज्जा हुई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सिद्रा ने चौंक कर कहा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुम इन कपड़ों के साथ क्या करने वाली हो? फेंक दूंगी, क्योंकि पहनने के काबिल नहीं है। होते तो मैं किसी को दे देती, बल्कि अगर पहनने के काबिल होते तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी फेंकने की। क्या? वो भौंच कर रहेगी। आर यू सीरियस? येस आई एम सीरियस। माया ने बड़े एतमीनान से जवाब दिया। वो सख्त खड़ी उसे देखती रह गई। तो फिर तुम क्या पहनोगे? सिद्रा ने संजीदगी से पूछा। मैं नए कपड़े खरीदूंगी। लेकिन जबकि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने कपड़े हैं तो फिर तुम नए कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत है? इसे फजूल खर्ची कहते हैं, सिद्रा ने ताकीद करने के अंदाज में कहा। मैं फजूल खर्ची नहीं कर रही, ये कपड़े पहनने के काबिल नहीं है, माया ने जवाबन कहा। तो फिर कौन से कपड़े पहनने के काबिल हैं? मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो आ जाओ, माया कहते हुए कमरे से निकल गई और सिद्रा वहीं खड़ी उसे देखती रही। सिद्रा शॉक्ड थी। वो माया का यह रूप पहली बार देख रही थी। उसे एक के बाद एक करंट लग रहा था। माया ने अपने सारे कपड़े निकालकर फेंक दिए। चंद एक उसने डोनेट कर दिए जो पहनने के कुछ हद तक मुनासिब थे। बाकी सब पैंट्स और जीन्स, उनके ऊपर पहनी जाने वाली शॉर्ट शर्ट्स थीं। सिद्रा को अगला झटका मॉल में लगा जब माया ने नए कपड़े खरीदे। वो कमीज शलवार और कुछ कैपरी ट्राउज़र थे। वो शॉक थी क्योंकि माया ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। अगला झटका उसे तब लगा जब माया ने अपने लिए सिर्फ 4 लिबास खरीदे, जबकि वो जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो कम से कम 7 से 8 लिबास ज़रूर खरीदती थी। लेकिन इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। माया, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सिद्रा ने घर में दाखिल होते ही उससे कहा। मैं ठीक हूँ सिद्रा, माया ने उससे तसल्ली दी। आ गई तुम दोनों? अक्सा ने उन्हें लाउंज में जाते हुए देखकर कहा। माया कुछ कहे बगैर लाउंज में चली गई। वो तीनों अब लाउंज में सोफे पर बैठी थी। ये क्या है? अक्सा ने शॉपिंग बैग की तरफ देखते हुए कहा। कपड़े हैं मम्मी, माया ने जवाबन कहा। किस लिए हैं? अपने लिए लाई हूँ। अच्छा फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ, कहते हुए अक्सा उठ खड़ी हुई। ताई अम्मी एक बार कपड़े तो देख लें, सिद्रा ने अक्सा को रोकते हुए कहा जो किचन की तरफ जा रही थी। क्यों, क्या हुआ? वो उलझी, क्योंकि वो माया के मामलात में मुदाखलत नहीं करती थी और लिबास के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। आप खुद देख लें, सिद्रा ने शॉपिंग बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। माया इत्मीनान से सोफे पर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। माया, अक्सा चौंकी। ये तुम? माया ने अक्सा की बात काटी। जी अम्मी, मैं अपने लिए लाई हूँ और अब से मैं यही लिबास पहनूंगी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप प्लीज़ खाना लगवा दें, बहुत भूख लग रही है। वो कहते हुए शॉपिंग बैग हाथ में उठाए अपने कमरे में चली गई। अक्सा उसे देखती रहेगी। हाय, ये वो था जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट माया ने 2 दिन पहले एक्सेप्ट की थी। ओह हाय, माया ने जवाबन टेक्स्ट किया। उस दिन तो आप बड़ी जल्दी ऑफलाइन हो गई। जी मुझे कुछ काम था। मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी था क्या? माया उसकी बेतकल्फ़ी पर हैरान नहीं हुई, क्योंकि वो जिन लड़कों में इन्वॉल्व रही थी उनमें अक्सर ही कामरान जैसे थे। माया ने भी बेतकल्फ़ी का मुजाहरा किया। दोनों में बात लंबी होती गई। ये पहला लड़का था जिसके साथ वो इन्वॉल्व हुए, उसे 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती जा रही थी। पहले सिर्फ फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन अब वो मिलने भी लगे थे। कामरान जब भी लाहौर आता था, माया कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे मिलने के लिए चली जाती थी। दोस्ती का ये रिश्ता कब मोहब्बत में बदल गया उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया और बिल आखिर कामरान ने माया से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। माया ने भी जवाबन उससे उसी जज्बे का इजहार किया। नमाज पढ़ना क्यों ज़रूरी है? उसके लहजे में तजस्सुस था। नमाज? वो कुछ देर के लिए रुका, फिर उसने कहना शुरू किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र बड़ा अच्छा काम है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। सूरह अनकबूत। लेकिन नमाज पढ़ने का असल मकसद अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है, क्योंकि बुरी और बेहयाई की बातों से तो वो भी दूर रहते हैं जिनकी तरबियत अच्छी होती है। वो पुरसकून अंदाज में कह रहा था। माया का वजूद जैसे लरज़ गया हो। वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। और जो तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है, उसने दिल में दोहराया। बेहयाई, बुरी बातों। वो साख्त बैठी इन अल्फाज पर नज़रसानी कर रही थी। बेहयाई, बुरी बातों, अल्लाह सब जानता है। उसे करंट लगा था। एहसास जुर्म बढ़ता चला गया।
बेचैनी, इज़्तिराबी, घुटन, तकलीफ सब कुछ वजूद में आ गया। उसकी आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार इनायात को सुन रही थी, लेकिन ये एहसास और तकलीफ उसके लिए नई थी। तकलीफ में इजाफा हो गया। उसकी आंखों की नमी अब आंसू बनकर जाहिर होने ही वाली थी कि वो जब्त कर गई। अब्दुल्ला ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी आंखों को। और अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। अब्दुल्ला ने उसे तसल्ली दी, लेकिन इससे उसका जब्त कमज़ोर पड़ गया। तकलीफ 7वें आसमान तक पहुंच गई। वो बिना किसी आवाज़ के गर्दन मोड़े मुट्ठियां भींचकर आंसुओं को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। अब्दुल्ला ने मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की। वो इस तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकता था जिससे माया गुजर रही थी। एक लम्हा आता है जब किसी को कोई तसल्ली काम नहीं आती। किसी का चुप करवाना और तसल्ली देना इंसान को मज़ीद रोने पर मजबूर कर देता है। उस वक्त आंसू ही उसके लिए तसल्ली बख्श साबित होते हैं। माया भी इसी कैफियत से गुजर रही थी। कामरान से पहली मरतबा मेरी बात फेसबुक पर हुई थी। बिल आखिर उसने कहना शुरू किया। पुश्त अब्दुल्ला की जानिब थी। मैं काफ़ी बार उससे मिल भी चुकी हूँ। घर में कामरान के बारे में सब बेखबर हैं। वो भराई हुई आवाज़ में कह रही थी। अब्दुल्ला खामोशी से उसे सुनता रहा। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? अब्दुल्ला ने पूछा। क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। क्या अल्लाह से ज़्यादा अजीज़ है वो तुम्हें? माया ने चौंक कर उसे देखा। वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। उसने खुद को महफूज करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। क्या अल्लाह से भरकर मोहब्बत करता है? वो संजीदा था। माया लाजवाब हो गई। वो किस कदर उसे खामोश करने की ताकत रखता था। वो खामोश बैठी जवाब की तलाश में पार्क में मौजूद फूलों को घूरने लग गई। उसके लिए मज़ीद बात को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जानती थी कि अल्लाह से बढ़कर और कोई उससे मोहब्बत नहीं कर सकता, और उसे भी अब अल्लाह से बढ़कर और किसी से मोहब्बत नहीं करनी थी। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अब्दुल्ला ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए कहा। माया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो दम बखुद रह गई। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है इसलिए कह रहा हूँ। अब्दुल्ला के चेहरे पर इत्मीनान की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन तुम किस बिना पर यह कह रहे हो? वो ठटकी। वक्त सब बता देता है, तुम्हें भी पता चल जाएगा। वो खामोश हो गई। आपने उन्हें बताया नहीं कि हम अभी सिर्फ मंगनी करना चाहते हैं? मैंने बताया था, लेकिन वो मंगनी नहीं करना चाहते उसकी। लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? उनकी बेटी है, हम ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। और वैसे भी कौन करता है आज के दौर में मंगनी और बाद में शादी? एक बार उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए, फिर मंगनी के फ़ौरन बाद शादी कर लेंगे। लेकिन पापा, अगर अंकल मज़हर ने माया की शादी कहीं और कर दी तो? उसने अपना खदशा जाहिर किया। नहीं करते, तुम बेफिक्र हो। बाप ने बेटे को तसल्ली दी। मैं कुछ नहीं जानता। आप अभी अंकल मज़हर को कॉल करें और मंगनी की डेट फिक्स करने के लिए कहें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इकबाल अब गुस्से में थे। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर मुझे ही अंकल मज़हर से बात करनी पड़ेगी। खबरदार अगर तुमने मज़हर से कोई भी बात की तो। इकबाल उसे तंबीह करते हुए लाउंज से बाहर निकल गए। वो उन्हें देखता रह गया। वो अब इकबाल और परवीन के साथ माया के घर ना जाने पर पछता रहा था। मम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। डाइनिंग टेबल पे बैठी अक्सा की नज़र माया पर पड़ी और फिर सिदरा ने उसे देखा। माया को देखते ही उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फुरकान ने पहले अक्सा को देखा, फिर सिदरा को, और फिर कुछ फासले पर खड़ी माया को। वो भी दम बखुद रह गया। इन तीनों को खामोश होने पर मजहर को हैरत हुई। वो तीनों ही माया की तरफ मतवज्जा थे। माया मजहर के पीछे खड़ी थी। अक्सा, सिदरा और फुरकान पर नज़र डालते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। घुटनों से 2 इंच ऊपर प्रिंटेड कमीज के नीचे कैपरी ट्राउजर, सर पे हिजाब और कंधों पर सफ़ेद रंग की चादर जिस पर की गई कढ़ाई उस चादर की खूबसूरती को जाहिर कर रही थी। और एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो इस लिबास में एक मजहबी, बावकार, पुर इखलाक और बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। वो माया थी। मजहर भौंच कर रह गया। नाश्ता तो कर लो, अक्सा ने अपने गले में अटका ब्रेड का टुकड़ा निगलते हुए कहा। यूनिवर्सिटी से कुछ खा लूँगी, कहते हुए वो वहाँ से चली गई। इसे क्या हुआ है? मजहर ने माया के जाने के बाद अक्सा से पूछा। पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कहीं सूरज मगरिब से तो नहीं तुलू हुआ। मजहर ने सिदरा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। सिदरा भी अब मजहर को देख रही थी। मैं भी नहीं जानती, वो गड़बड़ाई। अब मजहर की नज़रें घूमती हुई फुरकान पर अटकी। फुरकान ने मजहर की नज़रों को भांप लिया। ऐसे क्या देख रहे हैं बाबा? मैं अगर जानता होता तो ऐसे रिएक्ट करता। उसने खुद को महफूज किया। अब करंट महसूस करने की बारी उसकी दोस्तों की थी। माया को देखते ही फातिमा, आयशा, हीरा और निसा दम बखुद रह गई। ये क्या है? आयशा ने चौंक कर कहा। क्या? माया ने मध्यम आवाज़ में कहा। यही, आयशा ने उसके लिबास की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह ये, वो मुस्कुराई। अब से मैं यही लिबास पहना करूँगी। व्हाट? बेंच पर बैठी फातिमा ने तकरीबन चिल्लाकर कहा। नाइस जोक, हीरा ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। इट्स नॉट अ जोक, माया ने दो टोक अंदाज में कहा। आर यू सीरियस? अनीसा हैरान हुई। यस आई एम सीरियस, माया ने जवाबन कहा। 4 दिन का शौक है, बाद में ये फिर वैसी हो जाएगी। हीरा के इन अल्फाज ने माया के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। वो खामोश रही। 4 दिन बाद का पता नहीं, लेकिन अभी मैं जिस माया को देख रही हूँ वो बहुत प्यारी लग रही है। आयशा की इस बात पर माया मुस्कुराने लग गई। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, अनीसा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे इस तब्दीली की वजह जान सकती हूँ? यही एक सवाल था जिससे वो बचना चाहती थी, लेकिन अब फातिमा की वजह से उसे इस सवाल का सामना करना पड़ रहा था। वो खामोश खड़ी जवाब तलाश कर रही थी। जवाब देना आसान नहीं था। ये सवाल उसे कांटों की तरह चुभा था। रज़ाई इलाही के लिए। बिल आखिर उसने खुद पर काबू पाते हुए बेइख्तियार कहा। वो चारों हंसने लग गई। माया को उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। माया को उनकी हंसी बुरी तरह चुभी।
वैसे इस तब्दीली की वजह जान सकता हूँ। एक बार फिर जख्मों पर नमक छिड़का गया था। इस बार ये काम सर अंजाम देने वाला फुरकान था। जब किसी में तब्दीली देखो तो उससे सवाल करने की बजाय अपने सवाल का जवाब खुद तलाश करना चाहिए। तब्दीली की वजह नहीं पूछी जाती, बल्कि खुश असलूबी से उसे उस तब्दीली को कबूल किया जाता है। लेकिन नहीं, लोगों की तो आदत है जख्मों पर नमक छिड़कने की। अगर ये वो ना करें तो सांस कैसे लेंगे? माया ने सर्द महरी से कहा। फुरकान उसे देखता ही रह गया। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैंने तो बस वैसे ही पूछा है। तुम्हें बुरा लगा उसके लिए सॉरी। फुरकान को शर्मिंदगी महसूस हुई। माया खामोश रही। वैसे तुम्हारी दोस्तों का क्या रद्द अमल था? सिद्रा ने बात को संभालते हुए कहा। कुछ खास नहीं था, लेकिन मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। वैसे जो लाइफस्टाइल तुमने अब इख्तियार किया है, शायद ही कोई रियलिटी में तुमसे शादी करना चाहे। फुरकान ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। क्यों, वो है नहीं अंकल इकबाल का बेटा? सिद्रा ने माया को छेड़ने की कोशिश की। वेरी फनी, माया ने मुंह बनाया। वो दोनों अब हंस रहे थे। मुझे वैसे भी शादी में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा ही होगा अगर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा तो। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। फुरकान ने उसे मजीद छेड़ा। मेरी छोड़ो और अपनी फिक्र करो। मुझे तो मिल ही जाएगी कोई ना कोई, और अगर ना मिली तो ये है ना सिद्रा। वैसे भी वो 2 साल बड़ा हूँ मैं इससे, और हैंडसम भी हूँ। हमारी अच्छी निभेगी। फुरकान ने इसी अंदाज में कहा। ओह हेलो, मैं और तुमसे शादी करूँगी? कभी नहीं, सिद्रा ने दो टोक जवाब दिया। फुरकान और माया बेख्तियार हंसने लग गए। तकरीबन रात के 1 बजे के करीब उसने कामरान को कॉल की। पहली ही रिंग में कॉल रिसीव कर ली गई। कामरान, मैं अब ये सब ख़त्म करना चाहती हूँ। सलाम दुआ के फ़ौरन बाद उसने बेख्तियार कहा। वो एकदम खामोश होगी। वो क्या कहना चाहती थी और क्या कह गई? वो कामरान से अपनी और उसकी शादी की बात करना चाहती थी। 2 मिनट तक वो साख्त बैठी रही। इससे पहले कि वो कुछ कहती, 2 मिनट की खामोशी ने कामरान को अपनी औकात दिखाने पर मजबूर कर दिया। कामरान की आवाज़ ने माया के पैरों तले ज़मीन छीन ली। वो साख्त बैठी उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद उसने कॉल कट कर दी। फ़ौरन से दोबारा कॉल की गई। स्क्रीन पर कामरान का नंबर चमक रहा था। माया ने कॉल रिसीव नहीं की। उसने कामरान का नंबर ब्लॉक कर दिया। 4 मिनट तक उसके कानों में कामरान की आवाज़ गूंजती रही। इसके बाद वो उठी और बाथरूम चली गई। वजू करके कामते जिस्म के साथ जायनमाज पर खड़ी होगी। खौफ की एक लहर थी जो उसके जिस्म पर दौड़ रही थी। वो डर ना कामरान का था और ना ही दुनिया का। वो डर अल्लाह का था, उसकी नाराज़गी का। तकलीफ बढ़ती चली गई। आंसू अभी टपके नहीं थे, आंखों में नमी थी। उसने नमाज शुरू की। वो तहज्जुद की नमाज थी जिसे वो पहली बार पढ़ रही थी। कसम उस ज़ात की कि जिसने इसे दुरुस्त करके बनाया, फिर इसको बदकारी से बचने और परहेजगार बनने की समझ दी, कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। सजदे में जाते ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी जिसे उसने 3 माह पहले एक कान से सुनकर दूसरे कान से हवा में उड़ा दी थी। वो सूरह शम्स की आयात थी। आंखों में अब नमी बर्पा हो गई कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा। आवाज़ ने एक बार फिर सरगोशी की। वो सजदे की हालत में फूल फूल कर रोने लगी। उसके दिल में अंगारे जल रहे थे जो बुझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने चारों तरफ आग जलती महसूस कर रही थी जो उसके जिस्म के अंदरूनी बैरूनी हर जुज़ को जला रही थी, कि जिसने अपने नफ्स को पाक रखा वो मुराद को पहुंचा। वो मजीद रोने लगी, और जिसने इसे खाक में मिलाया वो नामुराद रहा। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शर्मिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत का नाम है, और माया को इसी नेमत से नवाजा गया था। गुनाहों पर शर्मिंदा ना होना इंसान को उस दर्जे तक पहुंचा देता है जहां वो शैतान का रूप ढाल लेता है, जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ना मौत, ना जिंदगी के मकासद, ना रास्ता, ना मंजिल, ना हकूक अल्लाह और ना हकूकुल बात। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। वो कुछ बोल ना सकी, अपनी तकलीफ को बयां नहीं कर पा रही थी। चाय नमाज पर बैठी हाथ उठाए वो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसकी थोड़ी से टपकते हुए हाथ की हथेली में जा गिरे। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मुझे बख्श दे। अब हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, और अगर तू ना हमें बख्शे और हम पर रहम ना करेगा तो हम ज़रूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तौबा के अल्फाज उतने ही खालिस थे जितने कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू। उसे कामरान की तरफ से आने वाली मुश्किल की परवाह थी, ना ही दुनिया में रसवाई की। वो हर चीज़ से बेफिक्र हो गई थी। यही बात उसके लिए हैरान कुन थी। इस वक्त वो जिस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद थी वो अल्लाह की नाराज़गी थी। माया उठो, अक्सा ने माया के ऊपर से कंबल हटाते हुए कहा। उसने अपनी आंखें खोली। अक्सा उसे देखकर हैरान हो गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और आंखों के गिर्द ना होने के बराबर हल्के भी मौजूद थे। वो उठकर बैठ गई। माया, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? सारी रात सोई नहीं क्या? अक्सा को परेशानी लाक हुई। जी, वो सर में दर्द था। सर में दर्द था तो कोई पेन किलर ले लेती। याद नहीं रहा। क्या मतलब याद नहीं रहा? ये भी कोई भूलने वाली बात है? अक्सा ने मशकूक अंदाज में कहा। वो खामोश रही। अच्छा ऐसा करो, आज यूनिवर्सिटी ना जाओ, वैसे भी 11 बज रहे हैं। वो खुद भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती थी और अक्सा ने उसकी मुश्किल आसान कर दी थी, लेकिन वो घर में भी नहीं रहना चाहती थी। वो तो शायद अब इस दुनिया में ही नहीं रहना चाहती थी। एक अजीब सी घुटन थी जो वो महसूस कर रही थी। दुनिया अब उसके लिए किसी जहन्नम से कम नहीं थी। तुम आराम करो, मैं खाना तुम्हारे कमरे में भिजवाती हूँ। खाना खाकर टैबलेट ले लेना, अक्सा ने कहा और कमरे से चली गई। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन तुम किस बिना पर यह कह रहे हो? वक्त सब बता देता है, तुम्हें भी पता चल जाएगा। उसे अब्दुल्ला की ज़ुबान से निकले वो कड़वे अल्फाज याद आ रहे थे जिन्हें वो 4 दिन से अपने जहन से निकालने की कोशिश कर रही थी। उस यकीन के साथ कि कामरान उसे धोखा नहीं दे सकता, और आज जब वो अपने इस यकीन के साथ मुंह के बल गिर चुकी थी, उसके लिए उठना मुश्किल हो रहा था। लेकिन हिम्मत न हारते हुए उसने उस दरवाजे को थामा जो हर वक्त हर इंसान के लिए खुला रहता है। वो तौबा का दरवाज़ा था।
हेलो, कहाँ हो? फ़ोन कान से लगाए वो मज़ीद कुछ बोल न सकी। रेस्टोरेंट के आखिरी टेबल पर बैठे शख्स पर उसकी नज़र पड़ी और वो मुस्कुराते हुए उसके पास चली गई। कुर्सी खींचकर वो बैठ गई। दोनों की नज़रें मिली। वो लाहौर का महंगा तरीन रेस्टोरेंट था जहाँ वो बैठे हुए थे। तकरीबन 15 फुट के फासले पर बैठा शख्स उन दोनों को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहा था और माया इस बात से बेखबर थी। इतनी देर क्यों लगा दी? कमरान ने खुफगी से कहा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, कहते हुए वो बैठ गई। क्या खाना पसंद करोगी? वो वेटर को इशारे से बुला रहा था। जो तुम चाहो। उसने 4 डिशेस ऑर्डर की। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। माया, हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसका अंदाज़ अजीब था, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वो कंफ्यूज था। हाँ कहो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसने बड़े इत्मीनान से और बिला झिझक कहा। माया को इसी इज़हार मोहब्बत की तवक्का थी। वो अब इसके अगले जुमले का इंतज़ार कर रही थी। वो इस इंतज़ार में थी कि कब वो उससे शादी की बात करेगा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अगला जुमला खिलाफ तवक्का था। उसने मुस्कुराते हुए नज़रें झुका ली। कमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने हाथ बढ़ाते हुए नरमी से माया के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए चूमा। माया ने तेज़ी से अपना हाथ कमरान के हाथ से छुड़ाया। क्या कर रहे हो? सब बैठे हुए हैं। वो हंसने लग गया। वेटर अब खाना सर्व कर रहा था। वेटर के जाने के बाद उन्होंने खाना शुरू किया। वैसे हमें किसी होटल में रूम बुक करवाना चाहिए था, कमरान ने चावलों से भरा चम्मच मुंह में डालते हुए कहा। क्यों? माया ने कहा और कबाब का एक टुकड़ा मुंह में डाला। तुम और मैं अकेले टाइम स्पेंड करते। माया के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा था। अकेले टाइम स्पेंड करने से क्या मुराद था? वो कमरान की बात पर ठरकी। यहाँ तो हम खुलकर बात भी नहीं कर सकते, ना मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सब बैठे हुए हैं। होटल में रूम बुक करवाते हैं, वहाँ सिर्फ हम दोनों होते और कोई नहीं। वो बिना रुके कहता गया। वहाँ हम वो सब कुछ कर सकते थे जो हम यहाँ नहीं कर सकते। सब कुछ? माया ने उसे चौंक कर देखा। वो हंसने लगा। सब कुछ मतलब बातें कर सकते। उसने बात को घुमाने की कोशिश की। बातें तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन खुलकर बात नहीं कर सकते। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो बामुश्किल उठते हुए बाथरूम की तरफ भागी। दरवाजे को मुकफ्फल किया और सिंक के सामने खड़ी हो गई। नल को तेज़ी से घुमाते हुए वो अब अपने हाथ धो रही थी। पानी सिर्फ नल से नहीं बल्कि उसकी आंखों से भी बह रहा था। साबुन को पकड़ते हुए वो अपने हाथों की कपाहट को भी महसूस ना कर सकी। साबुन को अपने हाथों पर मसलते हुए वो शदीद तकलीफ के साथ रो रही थी। वो इतनी तेज़ी से हाथ चला रही थी कि साबुन उसके हाथों से फिसल कर नीचे फर्श पर जा गिरा। उसने दोबारा साबुन को उठाने की कोशिश नहीं की। नल से बहते पानी के नीचे हाथ किए वो अपने हाथों को रगड़ रही थी। वो गर्द नहीं थी जिससे वो साफ करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि बेहयाई के वो निशानात थे जो कमरान से मंसूब उसके हाथों पर नुमाया हो रहे थे। नल बंद करके वो सिंक के किनारों को मजबूती से पकड़े अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश करने लगी। दीवार से टेक लगाए वो ज़मीन पर जा गिरी। चेहरे पर दोनों हाथ रखे वो बिलक बिलक कर रोने लगी। वहाँ हम वो सब कुछ कर सकते थे जो हम यहाँ नहीं कर सकते। कमरान की बात पर उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। आखिर वो मेरे साथ क्या करना चाहता था? उसे अपने वजूद से कराहत महसूस हो रही थी। आंसू बहते चले गए। माया बीबी, मुलाजमा की आवाज़ पर उसने अपनी सिसकियों को रोकते हुए गहरी सांस ली। फ़ौरन से उठकर मुंह धोया और बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। मुलाजमा उससे कुछ फासले पर खड़ी चौंकी। हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए वो उसके पास आई। माया बीबी, आप रो रही थी? बेड की साइड टेबल पर ट्रे रखते हुए उसने हमदर्दाना अंदाज में पूछा। नहीं, तुमसे किसने कहा? माया ने खंडाई ज़ेरी लबी से कहा। नहीं, वो आपकी आंखें। माया ने उसकी बात काटी। सारी रात सो नहीं सकी इसलिए सर में दर्द था। वो जूता उतारकर सीधी होकर बैठ गई। मुलाजमा की नज़र उसके हाथों पर पड़ी जो रगड़ने की वजह से सुर्ख हो चुके थे। दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती माया की आवाज़ ने उसे बेजुबान कर दिया। वो कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई।